बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूर दराज इलाके में था एक विशालकाय रेगिस्तान, नारपुर। वैसे तो इस इलाके में कुछ खास नहीं था, ना वहाँ हरियाली थी, ना नमी, ना उम्मीद। लोग सूखे कुओं और तपते सूरज के साए में जीवन गुजारते थे। हे भगवान, मैं तो इस गर्मी से तंग आ चुका हूँ। पता नहीं ये गर्मी कब कम होगी और हमारे इस रेगिस्तान में भी बारिश की बौछार होगी। अरे छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस गांव में ना हरियाली आएगी ना पानी। इतने महीने साल बीत गए, गांव के पड़े कुएं का पानी बढ़ते हुए तुमने कभी देखा भी है? नहीं किशन जी, उस कुएं का पानी भी अब खत्म हो जाएगा। पता नहीं अब आगे हमारे नसीब में क्या लिखा है। अरे क्या लिखा होगा, तड़प तड़प कर मरना, यही लिखा है। और तुम भी उस कुएं से उम्मीद रख रहे हो? उस कुएं का पानी भी कहाँ हमें बचा पा रहा है। अरे उस पानी से भी हमें कुछ खास नहीं मिलता। एक तो उसका पानी खारा है, ना खाने में स्वाद आ पाता है, ना स्वास्थ्य ठीक रहता है। अरे वो खारा पानी पी पी कर तो मैं सालों से बीमार हूँ। आपकी बात तो सही है किशन जी, किंतु गले की प्यास बुझाने के लिए हमारे पास पानी के नाम पर कुछ तो था ना। अगर अब उस कुएं का पानी भी खत्म हुआ तो हम क्या करेंगे? सब के सब मर जाएंगे। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, ना ही अपने 2 बच्चों को ऐसे मरता हुआ देख सकता हूँ। अच्छा, तो अब तुम क्या कर लोगे? आसमान से बारिश बरसाओगे? जानते हो ना, हमारे इस गांव को श्राप मिला है कि हम सब पानी के लिए तड़पेंगे, मरेंगे पानी के बिना। किशन जी देखिए, मैं कुछ नहीं भूला, लेकिन इस कठिन स्थिति में आप अगर कुछ बोलकर किसी को हिम्मत नहीं दे सकते तो कम से कम उसकी हिम्मत तो मत तोड़िए। बेचारा रामू किशन जी की बेबाक बातें सुनकर बड़ा मायूस हो गया था। उसे मन ही मन डर लग रहा था कि आने वाले दिनों में वो और उसका परिवार सब पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? मैं मानता हूँ कि हमारे पूर्वजों से गलतियां हुई हैं, किंतु उसकी सजा हमें क्यों? मेरे बच्चों को क्यों? मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, इस सब से हमें बचा लो भगवान, बचा लो। रामू डर के मारे भगवान को प्रार्थना कर रहा था। तभी उसकी सारी बातें उसके बेटे अयान ने सुन ली और वो सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या हुआ था उसके पूर्वजों के हाथों, जिसके कारण आज भी नई पीढ़ियां उसकी सजा भुगत रही है। अयान के मन में कई सवाल उठ रहे थे जिनके जवाब वो जानना चाहता था और इसके बारे में उसने अपनी दादी से बात की। दादी? अरे अयान बेटा। अरे रे दादी, आराम से। मैं ठीक हूँ, तुम आओ, अंदर आओ। बोलो क्या बात करने आए हो तुम अपनी बुद्धिमान दादी से? दादी, मैंने पापा को भगवान से बात करते हुए सुना। वो काफी डरे हुए थे, कह रहे थे कि पूर्वजों की गलती की सजा हमें मिल रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या हुआ था, ताकि मैं इसका हल ढूंढ सकूं? आयान की बात सुनकर दादी एकदम गंभीर हो गईं और एक लंबी सांस भरते हुए उन्होंने आयान को सारी बातें बताईं। बहुत सालों पहले की बात है बेटा। हमारा ये गांव रेगिस्तान में तो था, लेकिन यहाँ बड़ी हरियाली फैली हुई थी और साथ ही पानी के बड़े बड़े झरने बहते थे, तालाब कुएं भी भरे रहते थे। किंतु वो कहते हैं ना, इस दुनिया में मनुष्य से बड़ा स्वार्थी, लालची और बेफिक्र कोई नहीं होता। मतलब ये हुआ कि गांव को मिले इस पानी के वरदान का गांव वाले बहुत ही गलत इस्तेमाल करने लगे। तालाब पर कपड़े धोकर गंदा पानी तालाब में डालना, घर का कूड़ा पानी फेंकना, तालाब और कुएं के पास शौच करना, जिसके चलते पानी बहुत दूषित हो गया। लोग बीमार पड़ने लगे। क्या सच में? हाँ, तब इन गांव वालों ने अपनी गलती सुधारने के बजाय भगवान के पास ना जाने कितनी मन्नतें मांगी, यज्ञ किए कि ये सब ठीक करो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन बड़े यज्ञ के दौरान एक जलपरी आई और उसने एक आकाशवाणी की। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती? गलती करते हो लेकिन सुधारने का नाम नहीं लेते। यूं भगवान के पीछे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। तुम सब नहीं सुधरने वाले, इसलिए मैं श्राप देती हूँ तुम सबको।
कि ये पूरा गांव पानी के लिए तड़प तड़प कर मर जाएगा और इस तरह हम इस श्राप में फंस गए। तो फिर दादी, अगर ये श्राप है तो इससे मुक्ति पाने का भी तो कोई मार्ग होगा ना? हो सकता है बेटा, लेकिन इन गांव वालों से वो भी नहीं होता। इन्हें बस रोना आता है और कुछ नहीं। दादी की बातें सुनकर आयान थोड़ा मायूस हुआ, किंतु उसने तय किया कि अब वो पूरे गांव को इस श्राप से मुक्त करके रहेगा। उसने तुरंत ही अपनी खोज शुरू की। उसने श्राप मुक्ति की बड़ी बड़ी किताबें बाजार से खरीदी और उन्हें पढ़ा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। गांव वालों से बातचीत की, किंतु हर कोई उसकी मदद करने के बजाय भगवान भरोसे बैठा रहा। आखिरकार आयान थक गया। दादी ने सही कहा था, इन गांव वालों को सिर्फ रोना आता है, किसी को भी स्थिति बदलने की चिंता ही नहीं है। हाँ। तभी अचानक आयान के मन में एक विचार आया और वो भागते हुए मंदिर के पंडित जी के पास जा पहुंचा, जहां उसे पता चला कि उसे एक जल यज्ञ करना होगा। जलपरी को खुश करना होगा, उसका विश्वास जीतना होगा, तभी वो इस गांव को फिर से हरा भरा जल युक्त बना सकेगा। मुझे जलपरी से बात करनी है, उनका विश्वास जीतना है, तभी इस गांव को श्राप से मुक्ति मिलेगी और मैं ये करके रहूंगा। पंडित जी द्वारा बताए मार्ग के अनुसार गांव के तालाब के पास जा पहुंचा। सारे गांव वाले आयान के पीछे शांति से बैठे थे। आयान ने वहीं यज्ञ शुरू किया और साथ ही जलपरी की निशानी नील रत्न उस हवन कुंड के सामने रखा और आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम जलदेवाय नमः, ओम जलदेवाय नमः, ओम जलदेवाय नमः। आयान मंत्र पढ़ता गया। तभी उसके आसपास के लोग चक्र बनाकर बैठ गए और तभी एक रोशनी का द्वार खुला, जिससे एक जलपरी उसमें से बाहर आ गई। आयान ने जैसे ही आंखें खोली, वो जलपरी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। तुमने मुझे याद किया, कहो मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकती हूँ? आपने मुझे अपने दर्शन दिए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। कोई बात नहीं पुत्र, लोगों के बुलाने पर उनके पास जाना और उनकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। कहो मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मेरे गांव को पानी के श्राप से मुक्त कर दीजिए। आयान की बात सुनकर जलपरी क्रोधित हो गई और वो उस पर चिल्ला उठी। क्या क्या कहा तुमने? मैं इस गांव को पानी के श्राप से मुक्त करूं? नहीं, ये संभव नहीं है। इन गांव वालों को पानी की कोई चिंता नहीं है। जो पानी हमारे जीवन को समृद्ध करता है, उसका इन्होंने अपमान किया है, उसमें गंदा कचरा फेंक कर। नहीं, इन लोगों को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। ये लोग तड़पेंगे, जरूर तड़पेंगे। जलपरी का क्रोध देखकर सारे गांव वाले डर गए और उन्होंने जलपरी से माफी मांगनी शुरू कर दी। नहीं, ऐसा मत कीजिए, कृपया ऐसा मत कीजिए। मानते हैं हमसे गलती हुई, किंतु हम में से कोई भी पिछली गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। हम वचन देते हैं, हम पानी का अपमान नहीं करेंगे। हम पर दया कीजिए। गांव वाले सही कह रहे हैं, हम फिर वही गलती नहीं करेंगे। हम वचन देते हैं, जो गलती पूर्वजों से हुई उसकी सजा मासूम लोगों को मत दीजिए। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। आयान और रामू की वजह से सारे गांव वाले भी एक एक करके जलपरी से माफी मांगने लगे। पूरे पूजा स्थल पर लोगों की आवाजें गूंजने लगी। बीमार होने के बावजूद भी लोग लगातार जलपरी से माफी मांग रहे थे। उनकी इतनी दयनीय हालत देखकर जलपरी का मन भावुक हो गया। रुक जाओ! जलपरी की बात सुनकर सब लोग एकदम शांत हो गए। पुत्र, तुमने सही कहा। पूर्वजों की गलती की सजा मासूमों को देना सही नहीं है। अब मुझसे तुम सबकी ये हालत देखी नहीं जाती, इसलिए मुझे इस गांव को श्राप से मुक्त करना ही होगा। लाओ, मुझे वो नील रत्न दो। आयान जलपरी को नील रत्न दे देता है। जलपरी तालाब के बीचों बीच चली जाती है और अपने दोनों हाथों से नील रत्न ऊपर की ओर पकड़ती है, आंखें बंद करती है। हे मेरे बड़े जल देवता, इस पूरे गांव को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं इस गांव को मेरे श्राप से मुक्त करती हूँ। आप अब इस गांव पर अपनी कृपा बनाए रखें। और जलपरी की आंखों से आंसू का एक बूंद टपकता है, जो एक नई सूर्य किरण के साथ चमकता हुआ आकाश में विलीन हो जाता है। पूरा गांव शुद्ध पानी से भर जाता है। चारों ओर नई हरियाली छा जाती है। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं।
एक समय की बात है, पर्वतपुर गांव की, जहां लोग अपने गांव के बाहर नहीं निकलते थे। क्या बात है पिंटू और मोनू, आज यहाँ कैसे आना हुआ? प्रधान जी, दरअसल बात यह है कि हमें गांव से बाहर जाना था, बस आपकी आज्ञा लेने आए थे। नहीं नहीं, कोई मनाही नहीं है, पर असल में रेगिस्तान में कोई जाना नहीं चाहता। वैसे तुम दोनों वहां क्यों जाना चाहते हो? हमें तो लगा कि गांव से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा है। हम तो बस देखना चाहते थे कि ये गांव के बाहर का रेगिस्तान कैसा है, और सिर्फ हमारा गांव ही रेगिस्तान जैसा क्यों है। हाँ प्रधान जी, और गांव में पानी की वजह से इतनी दिक्कतें हैं, वर्षा होती ही नहीं, बस उस बड़ी झील की वजह से हम यहाँ बसे हुए हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो, बस ये झील ही एकमात्र कारण है कि अब तक इस पर्वत पर पूरा गांव टिका है, वरना यहाँ भी एक रेगिस्तान होता। लेकिन दिक्कतें तो अब भी हैं प्रधान जी, ये झील कोई स्थायी उपाय नहीं है। हम सोच रहे थे कि बाहर जाकर देखें, शायद कुछ समझ में आए हमारे, और हम गांव की मदद कर पाएं। सोच तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तुम दोनों जाओ, पर अपना ध्यान रखना। प्रधान से आशीर्वाद लेकर दोनों वहां से निकल पड़े। धन्यवाद मोनू, अपने साथ लाने के लिए। मुझे भी इस गांव के लिए कुछ करना है, और तुमने मुझे भी प्रयास करने का एक मौका दिया। अरे इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस कुछ करने की चाह होनी चाहिए। फिर हमारा साथ ना भी होता तब भी तुम इस यात्रा पर निकल ही जाते। चलो अब हम चलते हैं पानी की तलाश में ऐसी जगह जहां हम गांव वालों को ले जा सके। तीनों रेगिस्तान में निकल पड़ते हैं और एक साथ कोई नई जगह ढूंढने लगते हैं। पूरा दिन ढूंढने के बाद उन लोगों को कुछ नहीं मिलता और रात हो जाती है। आज तो हाथ में बस ये रेत आई, कुछ ऐसा मिला ही नहीं जिससे गांव का भला हो सके। हाँ, क्या हमें यहाँ इस रेत में कुछ मिलेगा भी? आज का दिन बीता नहीं और तुम दोनों ने अभी से शिकायतें शुरू कर दी। पर जहाँ तक नजर जा रही है, बस रेत ही रेत दिखती है। अभी तो बस एक दिन हुआ है, हमें और समय देना होगा, तब जाकर कुछ हाथ लगेगा। अगर इतनी जल्दी कोई उपाय मिल जाता तो गांव में इतनी दिक्कत होती ही क्यों? हाँ सही कह रहे हो, वो सब छोड़ो, लेकिन रेगिस्तान में रात के समय काफी ठंड लगती है। लगता ही नहीं है कि ये वही दोपहर वाला रेगिस्तान है। हाँ सही कहते हो, तुम्हारी बात सुनकर मुझ में एक नया उत्साह आ गया है मोनू। अब चलो सो जाते हैं और कल फिर अपनी खोज को आगे बढ़ाएंगे। तीनों लोग टेंट में चले जाते हैं। अगला दिन होता है और तपती धूप में फिर सफर शुरू होता है। अरे गोलू, पानी रखा तो है? हाँ पानी तो है, तुमने अभी कुछ देर पहले ही पानी पिया था ना, अब थोड़ा सब्र करो। हाँ पिंटू, थोड़ा रुक जाओ। हाय गर्मी, इतनी धूप है मानो पसीना भी सूख लेगा। तीनों धूप में चल रहे थे, तभी पिंटू, जो कि बहुत ही थका हुआ था, अचानक बहुत ही खुश नजर आने लगता है। उसे कुछ दूरी पर एक पेड़ और झील दिखाई देता है। अरे मोनू, वो देखो झील। कहाँ है झील? वो दूर देखो, वो दूर से ही दिख रहा है, और वहाँ एक नारियल का पेड़ भी है। चलो। गोलू और मोनू भी उसे देखते हैं और उन्हें भी वही झील और पेड़ दिखाई देती है, और वो दोनों भी पिंटू के पीछे झील के पास पहुँच जाते हैं। जरा देखो यहाँ कितना पानी है। बस अगर ये झील गांव को मिल जाए तो गांव फिर से पहले जैसा हो जाएगा। हाँ, और हमारा ये सफर सफल हो जाएगा। हाँ गोलू, जल्दी करो और ये पानी पीने के लिए भर लो। हाँ, बस अभी भरता हूँ पानी। रुक जाओ, कोई भी ये पानी नहीं पिएगा। कौन बोला? मैंने बोला। इस झील और इन पेड़ों का मालिक नाम है जिन। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? नीचे तो देखो। तीनों लोग नीचे की ओर नजर करते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक जिन है, जो कि कद में बस उनके घुटने तक का ही है। हमने तो कहानियों में सुना था आपके बारे में, पर आप तो सच में बड़े बौने निकले। मजाक उड़ाते हो मेरा? ऐसा जादू चलाऊंगा कि सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अरे माफ कीजिएगा जिन जी, हमारी ही गलती है। हम तो अपने गांव की समस्या का हल ढूंढने निकले थे। गांव के झील का पानी अब सूख गया है और हमें बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। कृपा कीजिए और हमें इस झील का इस्तेमाल करने दीजिए।
मन के साफ लगते हो, पर मैं ये झील तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हें अगर मेरी मदद चाहिए तो बदले में कुछ देना होगा, पर हमारे पास ऐसा कुछ है भी जो हम आपको दे सके? हाँ, तुम्हारी ही तरह एक और व्यक्ति आया था कई वर्षों पहले, और उसने मेरे सामने ये इच्छा जाहिर की थी कि उसके गांव में झील आ जाए। जी, वो गांव हमारा ही है। हाँ, और उस व्यक्ति ने अपना वादा पूरा नहीं किया, और वरदान के बदले जो मेहनत करने का वादा उसने किया था वो उसने नहीं निभाया, और झील पाकर मुझे भूल गया। अच्छा, तो अब हम क्या करें जिंजी? कुछ करो नहीं, उस व्यक्ति का वादा पूरा करो। तुम्हारे गांव की समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। पर उसने ऐसा क्या वादा किया था? वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारे गांव में कद ऊंचा करने की दवाई नहीं मिलती। दुष्ट बालक, फिर मजाक उड़ाता है मेरे छोटे कद का। माफ कीजिएगा जिंजी, मैं इसे समझा दूंगा। और कद शरीर से नहीं, कर्मों से ऊंचा होता है। हाँ, तुम समझदार लगते हो, तो जाओ और अपने पुरखों का वादा पूरा करो। वो सब तो ठीक है, पर वो वादा आखिर है क्या, और हम उसे पूरा कैसे करें? इस रेगिस्तान को हरा भरा करने का, और इसे पूरा कैसे करना है ये मैं नहीं बताऊंगा। ये जाकर खुद पता करो। क्या? अब जाओ, छू मंतर हो जाओ। जिन्न के ये कहते ही तीनों वहाँ से गायब हो गए और अपने गांव में पहुँचे। तीनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। अरे, ये तो गजब हो गया। आग झपकते ही हम वापस गांव में आ गए। हाँ, वो छोटू जिंजी तो असल जिन निकले। वो सब तो ठीक है, पर परेशानी अब बहुत बढ़ जाएगी। आखिर हम रेगिस्तान को हरा भरा करेंगे कैसे? हाँ, और हमारे पास उन छोटू जिंजी के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। वही हमारी मदद कर सकते हैं। लगता है सब व्यर्थ हो गया। हमारे पास तो इतना पानी भी नहीं है कि हम पूरे गांव की खेती पहले की तरह कर पाए। तीनों निराश होकर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं, पर कोई मार्ग नहीं निकलता। ऐसे में एक दिन तीनों प्रधान के घर जाते हैं और प्रधान को वो सारी बातें बताते हैं। तुम तीनों ने बहुत अच्छा काम किया जो ये बात मुझे बताई। इसका मार्ग मेरे पास है। कैसा मार्ग प्रधान जी? दरअसल कई पुश्तों से बीज की कुछ बोरियां हैं जो कि उसे दी जाती है जो इस गांव का प्रधान बनता है। पिछले प्रधान ने मुझसे कहा था कि ये बोरियां मैं संभाल कर रखूं। ये बोरियां जादुई हैं और इनके इस्तेमाल से रेगिस्तान एक दिन हरा भरा हो जाएगा। क्या सच प्रधान जी? एकदम सच बेटा पिंटू। कहा जाता है कि जब ये गांव बसा था और ये झील हमें मिली थी, उसी समय इस बीज का इस्तेमाल करके इस रेगिस्तान को हरा भरा किया जाना था, पर गांव के लोगों ने उन्हें रोक दिया। वजह क्या थी ये तो मैं भी नहीं जानता। मोनू, ये जिंजी की बात तो सच निकली। चलो हम तीनों अभी इन बीजों को रेगिस्तान में बोना शुरू करते हैं। रुको, अगर इन्हें बोने से गांव का कुछ भला होगा तो मैं अन्य गांव वालों से भी तुम्हारी मदद करने के लिए कहता हूँ। अगर हमने कुछ दूर तक इन पेड़ों को बो दिया तो आगे का रेगिस्तान भी हरा भरा होने लगेगा। प्रधान तीनों को एक बोरी बीज दे देते हैं। चलो अब इन्हें बोते हैं और रेगिस्तान को हरा भरा करते हैं ताकि जिंजी हमारी मदद करें। गांव वालों की मदद से तीनों रेगिस्तान में बीज को दूर दूर बोना चालू कर देते हैं। उन्होंने उन सारी बोरियों के बीजों को अब काफी दूर दूर तक बो दिया था, लेकिन कई हफ्तों के बीतने के बाद भी वहाँ पर कोई पौधा नहीं उगा। ये देखकर तीनों दोस्त, प्रधान और गांव के लोग उसी झील के पास गए जहाँ पर वो जिन्न था। अरे मोनू, कहाँ है ये जिंजी? दिखाई तो नहीं दे रहे। मैं यही हूँ। कहाँ? नीचे देखो, नीचे। अरे ये तो सचमुच छोटू जिन है, बिल्कुल वैसे जैसे पिंटू ने बताया था। मजाक उड़ाते हो? क्या काम है बताओ और जल्दी से रफा दफा हो जाओ। अरे नाराज ना हो जिंजी, क्या है ना कि अभी ये आपके कर्मों को नहीं जानते, इसलिए आपको छोटू कह दिया। हाँ, तुम वही समझदार बालक हो ना।
तुम कहो क्या काम है? दरअसल बात यह है कि हमने वो सारे बीज बो दिए जो हमारे पुरखों को दिए गए थे, पर अब तक कोई पौधा नहीं उगा। जादुई बीज है, पर पानी के बिना नहीं उगते। थोड़ा पानी तो लगेगा ही ना। तो आप कुछ करिए ना जिंजी। खुद से खुद की मदद करो। और कितनी मदद लोगे मुझसे? तुम्हारे गांव में जो पानी है ना, वो भी मेरी दया से मिला है तुम्हें। पर भैया हम ऐसा नहीं होने देंगे। आखिर वो पानी चला गया तो हमारा क्या होगा? मोनू, गांव वालों की बात भी कुछ हद तक सही है। मैं जिंजी की बातों को अब समझ गया हूँ, और इस गांव में क्या हुआ है वो भी। अच्छा, ऐसा क्या समझ गए तुम? हमें भी बताओ। हमारे गांव की झील जिंजी ने ही हमें प्रदान की थी, और जिस व्यक्ति ने उनसे ये झील पाई, उन्होंने इस रेगिस्तान को हरा भरा करने का वादा किया था। पर जिस प्रकार इस समय विरोध हो रहा है, उसी तरह उस समय भी विरोध करके लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया। आप ही लोग बताइए कि वो झील सूख गई तो आप लोग क्या करेंगे? किस मुंह से मदद मांगेंगे जिंजी से? अरे इनके पास शक्तियां हैं तो इन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है काका, हमें अपनी मदद खुद करनी चाहिए। और जिंजी ने तो हमें पहले ही रास्ता दिखा दिया है। कैसा रास्ता? अगर रेगिस्तान हरा भरा हो जाएगा तो वर्षा होने लगेगी, और फिर हमें बस झील के भरोसे नहीं रहना होगा। लेकिन उसके लिए हमें अपने लालच को त्यागना होगा, वरना आने वाली पीढ़ियां इस गांव में नहीं रह पाएंगी और ये गांव बंजर हो जाएगा। माफ करना मोनू, हम सब गांव वाले डर गए थे। हाँ मोनू, तुमने ये कहकर हम सबकी आंखें खोल दी। हमें सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और ना ही मेहनत से भागना चाहिए। आसानी से कोई वरदान मिल जाए ऐसी आशा भी नहीं रखनी चाहिए। हम सब तुम्हारे साथ हैं मोनू। हाँ, अब रेगिस्तान हरा भरा होकर रहेगा। मैंने कहा ना कि ये समझदार है। जाओ, अब सब काम पर लग जाओ। मात्र एक दिन में ये रेगिस्तान हरा भरा हो जाएगा। सबने उसी झील का पानी इस्तेमाल किया। उन्होंने उस रेगिस्तान को अब हरे भरे जंगल में बदल दिया, जिस कारण अब गांव में वर्षा होने लगी थी।